Assalamu alaikum. I am Muhammad Usman from Moonlight International Publication House and thank you for joining me here. Today I will be talking about the different changes, the different developments and the famous people that emerged in the modern period of Europe. First of all, I will be talking about the Renaissance. What was Renaissance? Renaissance means rebirth. Rebirth किस चीज़ की? It was rebirth of knowledge, rebirth of, you can say, every field of knowledge like literature, philosophy, science, knowledge, literature. So हर चीज़ की जो आप यूँ कह लें एक रीबर्थ थी. तो लिहाजा जो मॉडर्न टाइम में जो यूरोप के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो रेनाइसांस थी. और इस रेनाइसांस से जो यूरोप है वो अपनी डार्क एजिस से मिडल एजिस से मॉडर्न पीरियड के अंदर दाखिल हुआ. यानी कि अगर यूरोप को डिवाइड करें तो हमें रेनाइसांस से पहले का यूरोप डार्क नज़र आएगा. आप यूँ कह लें कदामत पसंदाना दौर के अंदर नज़र आएगा, पुराने दौर के अंदर नज़र आएगा. लेकिन रेनाइसांस के बाद क्या हुआ, जो यूरोप है वो मॉडर्निटी के अंदर दाखिल हो गया, मॉडर्निटी का फेज़ जो है वो दाखिल हो गया. शुरू में ये जो रेनाइसांस थी इट टुक प्लेस इन इटली, फिर उसके बाद फ्लोरेंस, फिर वीनस और आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरे यूरोप को इसने अपनी लपेट में ले लिया गया. अब हुआ इसमें क्या, इसमें ज़ाहिर है बहुत हद तक डेवलपमेंट सही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट नीड टू बी अंडरस्टूड इन दिस रिगार्ड इज़ दैट कि इट वाज ए पीरियड व्हेन द ग्रीक लिटरेचर वाज ट्रांसलेटेड. क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंशन हुई तो उससे क्या हुआ, ट्रांसलेशन का, पब्लिकेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ. तो बेसिकली रेनाइसांस क्या था, जो पुराना ग्रीक नॉलेज था, जो ग्रीक लैंग्वेज था, उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या लैटिन लैंग्वेज के अंदर उसकी ट्रांसलेशन हुई. तो जब ग्रीक नॉलेज की ट्रांसलेशन हुई तो उससे जो आप यूँ कह लें कि एक रीबर्थ हुई नॉलेज की. यानी फ़िलासफ़ी के हवाले से डेवलपमेंट हुई, पॉलिटिक्स के हवाले से डेवलपमेंट हुई, लिटरेचर डेवलपमेंट हुई, पेंटिंग की डेवलपमेंट हुई. तो डिफरेंट तमाम जो सेक्शंस थे उसकी हमें डेवलपमेंट नज़र आती है. उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो बड़ी डेवलपमेंट कह लें या फेमस पीपल जो थे. अब कई लोग हैं उसमें 3 से 4 का मैं जिक्र करूँगा. सबसे पहले जो हमें इम्पॉर्टेंट बंदा जो हमें नज़र आता है वो हमें नज़र आता है लियोनार्डो डा विंची. ये बहुत फेमस इटालियन पेंटर था और ही इज़ नाउन फॉर द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा. And afterward, the second important person, according to my understanding, was Michelangelo. He was, you can say, a famous sculptor, and he is known in the pages of history for the statue of the David. In addition to this, there was another person who also contributed a lot in that period, and that was Galileo Galilei. He was famous physician, mathematician, and astronomer. एंड आफ्टरवर्ड जो एट फोर्थ लेवल जो जिसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो था रफेल. यानी ये भी इटालियन, आप यूँ कह लें इटालियन था और इसका भी काम आपको एस्ट्रोनॉमी में नज़र आता है, फिजिक्शन में नज़र आता है, मैथमेटिक्स में नज़र आता है. तो उस वक्त जो फ़िलासफ़र थे वो किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट नहीं थे. वो एट अ टाइम एस्ट्रोनॉमर भी थे, वो एट अ टाइम एस्ट्रोलॉजर भी थे, वो एट अ टाइम फिजिशियन भी थे, बियोलॉजिस्ट भी थे. तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर उनकी महारत नज़र आएगी. तो ये था सेकंड जो है हमारा पोर्शन. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड सेक्शन है कि फिर कौन कौन से डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी फर्दर चेंजेस आई. तो लिहाजा ये जो मॉडर्निटी है इसको डिफ़ाइन करने के लिए 3 से 4 मैं पहलू रखूँगा. सबसे पहले जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ वंस कंट्रीज पावर. यानी किसी भी कंट्री का अपनी पावर को इन्हांस करना, दूसरी कंट्री को वो अनेक्सेशन के थ्रू हो सकती है, वो अग्रेशन के थ्रू हो सकती है, उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं. और कॉलोनियलिज्म से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है बिकॉज वी हैव बीन द कॉलोनी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन. सो कॉलोनियलिज्म इज़ ऑल अबाउट मेकिंग ए कॉलोनी. उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट हमें डेवलपमेंट नज़र आती है सारे फेज़ के अंदर, मॉडर्निटी के अंदर, वो हमें एज ऑफ एक्सप्लोरेशन है. यानी कि हम जानते हैं कि जो यूरोप के जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ जो यूँ कह लें इलाके थे, अफ्रीका है, एशिया माइनर है, सेंट्रल एशिया है, उसका दौरा किया और
उससे कई नए जो सी रूट्स जो थे या जो ज़मीनी रास्ते थे उनकी डिस्कवरी हुई, जिसमें वास्को डे गामा है, मार्को पोलो है, कोलंबस है जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी हमें डेवलपमेंट नज़र आती है या चेंज नज़र आता है, वो हमें नज़र आता है रेफर्मेशन का पीरियड। अब रेफर्मेशन क्या है? इज़ अ पीरियड व्हेन द कैथोलिक चर्च वाज रिफॉर्म्ड एंड दिस process was started with the 95 theses of Martin Luther, under which he criticized the power of the Pope। यानी जो चर्च की पावर को उसने चैलेंज किया और कैथोलिसिज्म को रिफाइन करने की बात की, और जिससे एक नई ईसाइयत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर एक नया स्कूल ऑफ थॉट कह लें या इमर्जेंस की हुई है एक स्कूल ऑफ थॉट की, वो प्रोटेस्टेंटिज्म कहलाता है। इसके अलावा इनलाइटनमेंट है। इनलाइटनमेंट मीन्स एज ऑफ रीज़न है, यानी कि आप यूँ कह लें कि ये वो प्रोसेस था जब हर चीज़ को रीज़न की बुनियाद पे देखा गया। नॉलेज जो है रीज़न की बुनियाद पे, साइंस की डेवलपमेंट हुई, आर्ट की डेवलपमेंट हुई, पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट हुई। यानी आप यूँ कह लें कि हर सब्जेक्ट जो है उसकी हमें डेवलपमेंट नज़र आती है। इट वाज एन एज ऑफ रीज़न, जब रीज़न बिकेम इम्पॉर्टेंट, व्हेन कॉमन सेंस बिकेम इम्पॉर्टेंट। ये एक मुख्तसर सा आपको मैंने जायज़ा दिया है इस सारे मॉडर्निटी का। एक बहुत बड़ा पीरियड है ये, ऑलमोस्ट 700 और 800 इरा के ऊपर मुश्तमिल है, यानी 14th सेंचुरी से लेके और 18th सेंचुरी तक कई और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ कि इस क्लास के तालिब इल्म को जिन डेवलपमेंट्स का इल्म होना चाहिए और जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी हैं, उनके ऊपर मैंने फोकस किया है। So with this, we can conclude this topic and we hope to see you again with a new topic of history. Thank you.